हेलो ऑल, वी आर डिस्कसिंग क्लासेस एंड फंक्शंस। और इस लेक्चर में हम एक स्पेशल कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं जो है फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। इस कैटेगरी में हम, जैसे कि हमें पता है, जब हम क्लास बना रहे होते हैं या क्लास बनाते हैं तो हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। और जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन जाता है तो उस डेटा टाइप के जब हम वेरिएबल बनाएंगे, उन्हीं वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं तो वो एक तरीके से वेरिएबल ही हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को फिर हम फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जो कि कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वही है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि इन ऑब्जेक्ट्स को अब हम रिटर्न भी कर पाएंगे या रिटर्न भी कर सकते हैं, और यही वो कैटेगरी है, दैट फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो इस कैटेगरी के लिए हम एक एग्जांपल फिर से डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं फिर से ईएमपी क्लास, या हम कोई भी और दूसरी क्लास भी ले सकते हैं। ईएमपी क्लास का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ईएमपी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, और इस ईएमपी क्लास में कुछ मेंबर्स मैं डिफाइन कर लेता हूं, जैसे कि ईएमपी एनओ जो कि एम्प्लॉय के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ई नेम जो कि एम्प्लॉय का नाम बताएगा, देन एज और बेसिक सैलरी जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी लिया था। और कुछ मेंबर फंक्शंस यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि गेट ईएमपी जो कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को इनपुट कराएगा, देन नेक्स्ट इज पुट ईएमपी जो कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। और जो एक तीसरा फंक्शन हमें बनाना है वो हम ऐसा बनाते हैं कि एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे जो कि दो एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी को कंपेयर करेगा। वो दो एम्प्लॉयज एज अ आर्ग्यूमेंट हम एक्सेप्ट कराएंगे। मान लेते हैं E1 और E2। जिस भी एम्प्लॉय E1 या E2 की बेसिक सैलरी ज्यादा होगी, उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करेंगे। आई रिपीट, जिन दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की बेसिक सैलरी हमें कंपेयर करनी है, उन्हें हम एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। मान लेते हैं वो E1 और E2 है। उन दोनों ही एम्प्लॉयज E1 और E2 की बेसिक सैलरी हम कंपेयर करेंगे। जिस भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ज्यादा होगी, मान लेते E1 की बेसिक सैलरी E2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो हम E1 ऑब्जेक्ट को लौटाएंगे। और चूंकि E1 ऑब्जेक्ट को लौटाएंगे मतलब वो कैटेगरी को बिलोंग करेगा, रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इन फंक्शन के रिटर्न टाइप्स तो मैं वॉइड मेंशन कर देता हूं, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी नहीं लौटाएंगे। लेकिन अब जो फंक्शन की कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं उस अनुसार यहाँ पर अब चूंकि हम एम्प्लॉय को ही लौटाने वाले हैं, ईएमपी ऑब्जेक्ट को लौटाने वाले हैं, इसलिए रिटर्न टाइप क्या होगा? ईएमपी खुद, क्योंकि ईएमपी क्लास का नाम है और वही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है, और उसी टाइप का वेरिएबल हम लौटाने वाले, इसलिए रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप क्या होगा? ईएमपी। तो यहाँ ईएमपी फंक्शन का नाम होगा कंपेयर बी सेल अगेन, बेसिक सैलरी को कंपेयर करेंगे। लेकिन उस केस में आपको दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट इनपुट भी कराना होगा। तो इस तरीके से आपके ये तीन फंक्शंस होंगे। यहां पर इनके लिए हम डेटा टाइप्स लिख सकते हैं, लेट्स से कैर, और ये एज इंटीजर टाइप की होगी, और यहाँ पर बेसिक सैलरी को हम लोग फ्लोट टाइप के लेंगे। सो दिस विल बी दी क्लास डायग्राम यहाँ पर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस, और इसके हिसाब से अब हम, इसके अनुसार अब हम क्लासेस को डिफाइन करेंगे। सो दिस विल बी द प्राइवेट सेक्शन, दिस विल बी द पब्लिक सेक्शन, और ये आपकी क्लास। सो लेट अस स्टार्ट डिफाइनिंग द क्लास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ईएमपी क्लास डिफाइन कर देता हूँ। सो क्लास ईएमपी, और इस क्लास ईएमपी में सबसे पहले प्राइवेट सेक्शन ओपन करते हैं। और प्राइवेट सेक्शन में जैसे कि मेंबर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, पहला मेंबर मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ईएमपी एनओ, जो एम्प्लॉय का नंबर रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा नाम, हर एम्प्लॉय का नाम 20 कैरेक्टर का मानते हुए हम यहाँ पर ई नेम मेंबर 20 कैरेक्टर का डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद एज इंटीजर टाइप का, और जो बेसिक सैलरी होगी उसे हम फ्लोट टाइप का डिफाइन करते हैं। सारे मेंबर्स यहाँ डिफाइन कर लिए। अब बारी है मेंबर फंक्शंस की। पब्लिक सेक्शन ओपन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली मेंबर फंक्शन पब्लिक सेक्शन में ओपन किया जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज वॉइड गेट ईएमपी,
जो कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आपको देगा। सेकेंड फंक्शन दैट इज पुट EMP, जो कि एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने में मदद करेगा। और तीसरा जो फंक्शन जो हमारी कैटेगरी को बिलोंग करता है दैट इज EMP टाइप के ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न करेगा, इसलिए रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होगा वही रिटर्न टाइप होगा, दैट इज EMP। देन द नेम ऑफ फंक्शन कंपेयर बी सेल, और एज अ इनपुट हम दो एम्प्लॉयज को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहां पर अगेन दैट इज EMP, EMP। सो दिस विल बी दी डिक्लेरेशन। तो यहां पर क्लास डिक्लेरेशन कंप्लीट हुआ। नाउ समवेयर वी हैव टू डिफाइन दीज फंक्शन, इन्हें हमें डिफाइन करना है, तो वो क्लास के बाहर हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पहला फंक्शन यहां डिफाइन करते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन के सिंटेक्स के अनुसार सबसे पहले रिटर्न टाइप वॉइड, देन क्लास का नाम EMP, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, और फिर फंक्शन का नाम दैट इज गेट EMP। और इस गेट EMP फंक्शन में हम सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश करते हैं यूजर के लिए कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आप दीजिए, एंटर EMP info। और जैसे ही ये मैसेज यूजर तक पहुंचेगा, यूजर EMP नो name एज बेसिक सैलरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनपुट कराने के लिए वैल्यूज देगा। मैं उसे इनपुट कराता हूं cin, सबसे पहले EMP no, फिर उसके बाद ename, देन नेक्स्ट एज, और उसके बाद बेसिक सैलरी। इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर इनपुट हो जाएगी। अगला फंक्शन डिफाइन करते हैं, रिटर्न टाइप अगेन वॉइड, क्लास का नाम है EMP, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं और फंक्शन का नाम है पुट EMP, विल राइट पुट EMP, एंड देन वी विल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। और उसके लिए मैं यहां सी आउट स्टेटमेंट यूज कर देता हूं, और EMP नो ename एज और बी सेल को डिस्प्ले करा देते हैं, ename एज एंड बी सेल। चलिए, ये दो फंक्शंस तो हम बना चुके हैं, और अब जो हमारी कैटेगरी को बिलोंग करता है वो फंक्शन है वो हमें बनाना है, उसे बनाते हैं। तो चलिए यहीं पर लिखते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप आपका है EMP खुद, दैट इज द नेम ऑफ क्लास, दैट इज द डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप EMP। देन the name of class is EMP again, so here twice, दो बार EMP लिखा है। ये EMP क्लास का नाम है, और ये जो सबसे पहले EMP लिखा है ये एज अ रिटर्न टाइप लिखा है, क्योंकि अब ये EMP एक टाइप का डेटा टाइप ही है जिसे हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पहले ही मेंशन किया है। और अब फंक्शन का नाम दैट इज कंपेयर बी सेल, और इसमें दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आपको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करने होंगे। पहले को मैं E1 नाम देता हूं और दूसरे को मैं E2 नाम देता हूं, दूसरे को E2 नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारे पास E1 और E2 दो एम्प्लॉयज होंगे, उसमें डेटा अवेलेबल होगा, और उन्हीं की बेसिक सैलरीज को हमें कंपेयर करना है। यदि E1 की बेसिक सैलरी E2 की बेसिक सैलरी से ज्यादा होती है तो मुझे पूरा का पूरा E1 ऑब्जेक्ट लौटा देना है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं पूरा का पूरा E2 ऑब्जेक्ट लौटा दूंगा। सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं लौटानी है, या हाँ या ना नहीं जवाब लौटाना है, 1 या 0 नहीं लौटाना है, पूरा का पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ही लौटाना है। और इसीलिए यहाँ पर रिटर्न टाइप EMP लिखा हुआ है, जो कि एक EMP टाइप के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। लेट अस कंपेयर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इफ ना एम्प्लॉय E1 की बेसिक सैलरी कैसे मिलेगी, हम पहले से ही जानते हैं। E1 डॉट बी सेल लिखते ही आपको एम्प्लॉय 1 की बेसिक सैलरी अवेलेबल होगी। कंपेयर इट विथ E2 डॉट बी सेल, एम्प्लॉय 2 E2 की बेसिक सैलरी से हम इसे कंपेयर करते हैं। और विशेष मान लेते हैं कि E1 की बेसिक सैलरी E2 की बेसिक सैलरी से ज्यादा होती है, तो हम इस पूरे E1 ऑब्जेक्ट को ही लौटा देंगे यहां से। तो मैं लिख देता हूं रिटर्न E1, दिस इज द कैटेगरी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम E2 को लौटाएंगे, और उस केस में हम लोग यहां लिखेंगे रिटर्न E2। सो दिस विल बी द कैटेगरी, दिस इज द फंक्शन। Now this is the function which actually belongs to the category, that is function accepting objects as argument and returning an object
and hence the return type is EMP because either E1 will be returned or E2 will be returned, and both E1 and E2 are of the type EMP, hence the return type is EMP, and that is the name of class because it is now a data type. So that is the category. चलिए तीनों ही फंक्शन हमने यहाँ पर बना लिए हैं, डिफाइन कर लिए। अब हमें इसे मेन फंक्शन के थ्रू यूज करना है। तो यहाँ पर आप हैश इंक्लूड और सारे स्टेटमेंट ऐड करें। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख दिया मैंने void main, and now we will create two employee object, let's say emp e1 comma e2। ना यहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की और जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ दो एम्प्लॉयज को कंपेयर करेंगे, उनकी बेसिक सैलरी कंपेयर करेंगे, और जिस भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ज्यादा होगी उस एम्प्लॉय को ही हम लौटा देंगे। मतलब ये फंक्शन या तो E1 रिटर्न करेगा या E2 रिटर्न करेगा। तो जब E1 और E2 यहाँ से यहाँ रिटर्न होके आएंगे तब मुझे यहाँ पर उस रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जो उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का E1 और E2 है। तो हम उसके लिए यहाँ पर ले लेते हैं E3। So E3 will be the object which will accept the returned object either E1 or E2। तो चलिए यहाँ डायग्राम जैसे E1, E2 और E3 ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, उनको मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये E1 ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर मैं E2 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, एंड थर्ड this will be E3। हर ऑब्जेक्ट में यहाँ पर there will be 4 different blocks to represent EMPNO, ename, age and bcell। Let us start। सबसे पहले हम पहले ऑब्जेक्ट E1 को पॉपुलेट करेंगे, उसके लिए डेटा इनपुट कराएंगे, और डेटा इनपुट कराने के लिए हमारे पास फंक्शन है getEMP। So I'll call E1 डॉट getEMP, और इस तरीके से पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इनपुट हो जाएगी जो ये फंक्शन बखूबी करेगा। EMPNO, ename और एज बेसिक सैलरी वैल्यूज जो भी आएंगी वो E1 में स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट यहाँ E1 है। और हम हर वीडियो लेक्चर में ये रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर फंक्शन के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब यदि यहाँ ये EMPNO लिखा है वो E1 का होगा यदि getEMP फंक्शन को E1 इन्वोक कर रहा है। चलिए इसी तरीके से मान लेते हैं पहले तो E1 के लिए डेटा आता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं EMPNO1, ename मैंने ले लिया एज ले लेते हैं लेट्स से 30, और बेसिक सैलरी ले लेते हैं फिर से 20,000। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल और लेट अस इनपुट द डेटा फॉर सेकंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, द सेम फंक्शन दैट इज getEMP, पर हम उसे कॉल किसकी मदद से करेंगे, E2 की मदद से। फिर से यही getEMP फंक्शन कॉल होगा, फिर से एक मैसेज पहुंचेगा एंटर EMP इंफॉर्मेशन, जिसमें कि EMPNO, ename, एज और बेसिक सैलरी जो इनपुट होगा वो E2 का होगा क्योंकि इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट E2 है। सो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे EMPNO 2 है, नाम मान लेते हैं B है, एज मान लेते हैं 35, और जो बेसिक सैलरी है लेट्स से दैट इज 40,000। तो इस तरीके से हमने अज्यूम कर लिया। तो अब हमारे पास E1 और E2 अवेलेबल है, और इन्हीं E1 और E2 की जो बेसिक सैलरीज है उन्हें हमें कंपेयर कराना है इस फंक्शन की मदद से, दैट इज कंपेयर bcell फंक्शन की मदद से। सो लेट अस कॉल दैट फंक्शन। तो यहां पर मैं ऐसा लिखता हूं, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्वियसली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। आप या तो E1 को यूज कर सकते हैं, E2, E3 किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर E1 को यूज कर रहा हूं, E1 डॉट कंपेयर bcell, और मैं यहाँ जिन दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मुझे कंपेयर करना है उन्हीं को एज अ आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कंपेयर bcell फंक्शन है जिसे मुझे कॉल करना है, उसे दो एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट्स की एज अ इनपुट जरूरत होती है, तो मैंने E1 और E2 को पास कर दिया ना। अब होगा क्या, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा आपका प्रोग्राम पॉइंटर यहाँ होगा, ये जो E1 है उसे इस E1 में एक्सेप्ट किया जाएगा। लेट अस ड्रॉ दिस E1 ओवर हियर इन दिस स्कोप। तो यहां पर एक E1 बनेगा ऑब्जेक्ट, ये E1 मान लेते हैं, फिर एक E2 ऑब्जेक्ट भी बनेगा, मान लेते हैं ये E2 है। जो E1 की वैल्यू या जो E1 ऑब्जेक्ट आपने यहां से पास किया है वो यहां इस E1 ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब है
कि 1A 30 and 20,000 will be stored over here, और in the similar fashion जो आपने E2 यहाँ से भेजा है वो E2 यहाँ पर इस E2 ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट होगा, मतलब E2 में जो भी डेटा है वो यहाँ E2 में आ जाएगी। लेट्स से 2B 35, आई थिंक एज इज 30 फर्स्ट केस में, और एज 35 एंड द बेसिक सैलरी इज 40,000। तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये E1 है और ये E2 है। E1 में यहाँ के E1 से डेटा एक्सेप्ट किया गया और E2 में यहाँ इस स्कोप के E2 से डेटा को एक्सेप्ट किया गया। और अब यहाँ आते हैं, तो इस फंक्शन की बात करें, फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट। हमारे पास दो आर्गुमेंट्स है एम्प्लॉय टाइप के। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं, देखिए ध्यान से। E1 डॉट बेसिक सैलरी कितनी है? E1 डॉट बेसिक सैलरी इज 20,000, E2 dot basic salary is 40,000. Now 20,000 is greater than 40,000. The condition will be failed and you will be inside the else block. और यहां से इसका मतलब यह है कि E2 की बेसिक सैलरी ज्यादा है और जिसकी बेसिक सैलरी ज्यादा है उसे मुझे रिटर्न कराना है। तो यहां मुझे किसको रिटर्न कराना होगा? E2 को। और जैसे ही E2 यहां से रिटर्न होगा वो यहां इस स्कोप में इस फंक्शन के यहां पर रिटर्न होके आएगा और उसे मैं यहाँ पर कहाँ एक्सेप्ट करूंगा? E3 में। और इस E3 को हमने इसीलिए लिया है कि यहाँ से जो भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा उसे हम यहाँ कैच कर पाए। तो यहाँ E3 में हमने E1 और E2 को कंपेयर करने के बाद जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा होगी उसको हम यहाँ कहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे? E3 में। इस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लौट के क्या आएगा? E2, क्योंकि E2 की बेसिक सैलरी ज्यादा है तो लौट के E2 आएगा और E2 यहाँ कहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? E3 में। इसका मतलब यहाँ पर E3 में वही होगा जो E2 में होगा क्योंकि उसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है। तो अब मुझे इस E3 को डिस्प्ले भी कराना है क्योंकि हमने बात की थी कि जिसकी सैलरी ज्यादा होगी जिस एम्प्लॉय की उसको हमें डिस्प्ले भी कराना है। नाउ E3 में हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिक सैलरी ज्यादा है तो हम उसे यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होगा। ना यहाँ पर कुछ डेटा को चेंज करके देखते हैं। मान लेते हैं किसी तरीके से सेकंड टाइम हमने फिर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, E1 E2 ऑब्जेक्ट बन गए और जब हमने इनपुट कराया तो यहाँ डेटा में चेंज लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ डेटा में 20,000 की जगह 60,000 है। इस केस में अब E1 की बेसिक सैलरी ज्यादा है। यहाँ जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे E1 का डेटा यहाँ E1 में एक्सेप्ट होगा, मतलब यहाँ पर सैलरी 60,000 हो जाएगी। E2 सेम है 40,000। अब यहाँ पर E1 की बेसिक सैलरी 60,000 कंपेयर्ड विद 40,000। E1 की बेसिक सैलरी E2 की बेसिक सैलरी से ज्यादा है तो E1 रिटर्न होगा, जिसकी सैलरी ज्यादा है वो रिटर्न होगा। यहाँ से E1 रिटर्न होगा जो E3 में एक्सेप्ट होगा, मतलब E3 में अब क्या आ जाएगा? 1 देन A जो कि E1 की डिटेल होगी वो आ जाएगी। एज इज 30 एंड द बेसिक सैलरी इज 60,000। मतलब E1 और E2 इस केस में E1 की बेसिक सैलरी ज्यादा होगी इसलिए हमारे पास E3 में E1 रिटर्न होके आएगा। फिर से हम E3 को प्रिंट करेंगे तो E3 प्रिंट होगा जो एक्चुअली E1 को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी सैलरी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं और इस फंक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट को ही हमने लौटा दिया। So that is the category function accepting objects as argument and returning an object. So this is all about the category. That is the category function accepting objects as argument and returning an object. Thank you.